प्रिय व्यूअर्स, फॉलोअर्स, बच्चों, दीपावली लक्ष्मी जी का त्यौहार है। लक्ष्मी के रूप में हम बाजार से एक मूर्ति लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग साथ में कुबेर जी की भी पूजा करते हैं और कुछ उल्लू की भी पूजा करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है। लक्ष्मी स्त्री स्वरूप निश्चित रूप से हम बसंत पंचमी पे सरस्वती जी की पूजा करें या दीपावली पर लक्ष्मी जी की या नवरात्रि में माँ दुर्गा की, बस ये याद कर लें कि या देवी सर्वभूतेषु, तरह तरह की बातें हम पढ़ते हैं। विद्या रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक रूपों में हम कल्पना करते हैं, लेकिन मेरा मंत्र अगर आप मान लें, मैं उस परंपरा का आज भी निर्वाह करता हूं। जैसे हमारे वंश में जो परदादा और परदादा के परदादा रहे होंगे उन लोगों ने पुराण भी लिखे, सूत्र साहित्य में भी उनका योगदान है, गुरु हुए हैं जिनके नाम पर गोत्र चला है। ऐसे कई, जैसे शांडिल्य, उनके वंशज हम लोग हैं। तो एक परंपरा रही है कि कुछ नया लिखने की, नया करने की। तो मेरे नए मंत्र हैं आज के युग के, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। हर एक के आगे नमस्तस्यै लगा लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु भगिनी रूपेण संस्थिता, यानी बहन के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु पुत्री रूपेण संस्थिता, और या देवी सर्वभूतेषु पुत्र वधू रूपेण संस्थिता। लोग मां, बहन और पुत्री को तो मान लेते हैं, पत्नी को किनारे कर देते हैं, बहू को किनारे कर देते हैं, क्योंकि ये बाहर से आई हुई हैं। माता ने जन्म दिया, बहन के साथ जन्म लिया, भले ही जुड़वा ना हो, लेकिन साथ जन्म लिया। पुत्री को जन्म दिया। जब हम सोशियोलॉजी में परिवार पढ़ते पढ़ाते हैं तो दो तरह के परिवार होते हैं, जनक परिवार और जनन परिवार। तो इनमें तो हम स्त्री रूपों की पूजा कर लेते हैं, लेकिन अगर ये स्मरण रखेंगे सबसे ऊपर कि या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिता। मैं पत्नी को लेकर मजाक नहीं करता, कभी उपहास नहीं करता, मैं उसका मजाक नहीं बनाता। यारों दोस्तों के बीच में तमाम लोगों की आदत होती है कि मैरिज एनिवर्सरी में सबको बुलाया, लोगों ने कहा कितने साल हो गए, हाँ भाई इनको झेलते हुए 15 साल हो गए हैं। पत्नी खिसियाई हंसी हंस के रह जाती। पत्नियां मजाक नहीं करती हैं, नॉर्मली मैंने देखा नहीं करती। इतने साल का मेरा अनुभव हो गया, पत्नी सार्वजनिक रूप से पति का मजाक नहीं उड़ाती हैं। आजकल व्हाट्सएप की एक कल्चर चली है जिसमें कि पतियों के मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन नॉर्मली पत्नियां इस स्थान पर अगर प्यार करती हैं तो हृदय से करती हैं। पति अपने प्यार को पत्नी के प्रति जताना ही नहीं चाहते, परिणाम स्वरूप पत्नी से दूर होते चले जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस वगैरह डेवलप होने लगते हैं। प्यार को जताने में क्या समस्या है? मुझे याद है कि एक बार मेरे कोई डिस्टेंट रिलेटिव सपरिवार आए थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब एल्बम देखने हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ फ़ोटो हैं, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। अपने के लिए उन्होंने कहा। एक सेकंड। खैर एल्बम लाए गए। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ रहा है हमेशा से। एल्बम ही गाड़ी भर के हो जाते हैं, हो गए हैं। उस समय 8-10 एल्बम उनको दिए गए कि इत्मीनान से देखिए, चाय पीजिए। उन्होंने एक चीज़ मार्क की, और जो मैंने भी नहीं मार्क की थी,
वो उन्होंने पॉइंट आउट की। बोले भाई साहब, आप किसी भी शादी में जो आपकी फ़ोटो है, उस फोटो में आप सदैव भाभी जी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्मली हमारे ज़माने में ये रिवाज था कि महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ बैठते थे शादी के मंडप में। मतलब जो वेन्यू होता है, जैसे जयमाल पढ़ने का मंच लगा हुआ है, सामने कुर्सियां पड़ी हैं, फ्रंट रो ज़्यादातर लड़के वालों के लिए सुरक्षित, और उसमें भी डिवीज़न के एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष। लेकिन मैं सदैव पत्नी के साथ ही बैठता था, चाहे किनारे बैठूं, और हम लोग आपस में बातें करते हुए ही नज़र आते थे। अभी मुझे याद आया कि अभी करवा चौथ के दिन मेरे बेटे ने फ़ोटो खींची करवा चौथ की, तो उसने कहा कि पापा अपने पुराने पोज में फ़ोटो खिंचवाइए एक दूसरे से बातें करते हुए। तो मुझे हंसी आ गई कि हम लोग आपस में इतनी बातें करते रहे हैं। तो सारे लोग ये कहते थे कि ये लोग आपस में बातें ही करते रहते हैं, कितनी बातें हैं। वरना महिलाओं बैठ के चुगलियाँ किया करती हैं, बुरा मत माने महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं चुगलियाँ किया करती हैं, और ये बहुत गंदी आदत है। थर्ड पार्टी पुरुष भी महिलाओं की बातें किया करते हैं, लड़कियों की बातें किया करते हैं, अपने कारनामे बताया करते हैं, या डिपार्टमेंट में हुए तो अपने डिपार्टमेंट के झंडे गाड़ना बताया करते हैं, ऐसे कि जैसे दूसरा कोई जानता ही नहीं। कम से कम मेरे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में तो यही हालत थी कि जो सेल्स टैक्स वाले आपस में अगर कहीं मिले, मैं तो बुलाता नहीं था, अपने विभाग के किसी को नहीं बुलाता था किसी फंक्शन में, क्योंकि उनकी एक ही आदत थी कि यार वो फलानी जगह मैं वहाँ था पोस्टेड तो ऐसा हुआ, वो व्यापारी ऐसा हुआ, मैंने उसको ऐसे रख, मैंने ये किया। ऐसे किस्से मैं कभी कभी तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए और तुम्हें बताने के लिए, वो भी BTPUP चैनल पर, जहाँ मैं IAS PCS को पढ़ाता हूँ, IAS PCS के अभ्यर्थियों को। तो ये किस्से सार्वजनिक रूप से मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको लगे कितना पावरफुल पोस्ट है और हमारे काम क्या होते हैं। वरना मैं आज तक कभी डिपार्टमेंट की चर्चा कभी नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ एक बात रही है कि आपस में सिर्फ डिपार्टमेंट की चर्चा करते थे, या फिर पुरुष बैठ के लड़कियों की चर्चा किया करते थे। हमेशा करते हैं, लड़के लड़कियों की चर्चा करते हैं ज़्यादातर, लड़कियां भी लड़कों को करती हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन महिलाएं चुगलियां जो करती हैं, चुगलियां चुगलियां चुगलियां, गाया है ना किसी ने, तो अच्छी बात नहीं है। बहुत बातें हैं करने के लिए, मन प्रसन्न रहेगा अगर कुछ अच्छी चर्चा करें। एनीवे, महिलाएं तो मेरा चैनल देखती नहीं हैं, और जो मेरी बेटियां देखती हैं वे मुझे समझती हैं कि सर कह रहे हैं तो ये बात सही कह रहे हैं। तो प्रेम यदि करते हैं तो प्रदर्शित करिए। तो या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिता। अब कई लोग कहेंगे कि आपके ज़माने की पत्नियां अलग थीं, हाउसवाइफ थीं, घर के लिए सब करती थी। भाई मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने, पुरुषों ने उन्हें जब सम्मान नहीं दिया, उनके काम को बड़ा नहीं माना, उन्हें निकृष्ट माना, नीचा काम माना, जब कोई पूछता था आपकी पत्नी क्या करती हैं, तो आप इधर उधर बगले झांकते हुए कहते थे वो कुछ नहीं, हाउसवाइफ है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज़ हाउसवाइफ। मतलब आप उसको, उसका पूरा जो घर जैसी प्राइवेट लिमिटेड संस्था, एक घर जो होता है ना, एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, उसमें वो MD है या CEO है आपकी पत्नी, उसको आप नकार दे रहे हैं कि वो कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। इसीलिए वो एम्पावरमेंट के लिए पुरुषों से क्षोभ हुआ उसे, और एम्पावरमेंट के नाम पर पुरुषों से घृणा हुई उसे, पुरुषों की बराबरी नहीं, पुरुषों को तंग करने में मजा आने लगा, क्योंकि आपने उसे तंग किया सदियों तक। जिसको आपने सदियों तक दबाया है, आज वो आपको दबा रहा है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, न्यूटन का नियम है। तो सवाल ये उठता है कि आपने ये क्यों नहीं ध्यान दिया, आपने उसे, उसके योगदान को माना क्यों नहीं। आपको पत्नी के योगदान को मानना चाहिए था। पत्नी किचन तक सीमित नहीं है, पत्नी पूरे परिवार को संभालती है, पूरे घर को संभालती है। और जब घर को संभालती है तो गृहिणी गृहम उच्यते, तो वो गृहिणी फिर घर के बाहर निकल गई। जब घर में उसका सम्मान नहीं हुआ, उसे ये कहा गया कि तुम्हें चार दीवारी में कैद रहना है, मैं पुरुष हूँ, मैं तो उड़ता फिरूंगा, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में।
और उसको घर में कैद कर दिया। बहुओं के साथ भी यही अत्याचार हुआ। बहू आई यानी कि नौकरानी आई। मैं तमाम परिवारों को जानता हूं अपने विवाह वाले साल में 1970 से 80 के बीच वाले दशक में कि तमाम सासें, विशेष करके हमारे कानकुब्ज ब्राह्मणों में ये बड़ी विशेषता हुआ करती थी, बहू आते ही, पहली बहू घर में आते ही सास को तरह तरह की गठिया और ये वो बीमारी घेर लेती थी। मेरी एक मौसी जी थी, उनकी बहू रात के 2-2 बजे तक उनके पैर दबाती रहती थी और वो मना नहीं करती थी। बहू को नींद आ जाती थी, गिर गिर पड़ती थी, लेकिन वो ये नहीं कहती थी कि बहू ठीक है बेटा तुम थक गई होगी अब तुम जाओ। कहती थी पता नहीं कितनी पटकन होती है पैरों में, और वो बहू उनके पैर दबा रही है। अपना भी दाम्पत्य खराब कर रही है, बहू का भी दाम्पत्य खराब कर रही है। अरे खुद थोड़ा मौसा जी के साथ समय बिताती तो पैरों की पटकन दूर हो जाती, और बहू को भी थोड़ा समय बिताने देती तो वो जो सास के ऊपर गिर गिर पड़ रही है वो ना होता, हंसते खेलते उनकी रात कटती। ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मेरे परिवार में मैंने देखा, मेरी नानी, मेरी माता से एक पीढ़ी ऊपर मेरी नानी, नीचे मेरी पत्नी काम कर रही होती थी, लगभग रात के 10 बज जाया करते थे, नॉर्मल सी बात थी, तो वो कह देती थी कि बेटा 9 बजे कहने लगती थी कि अब तुम सो जाके, कभी भी वो इंटरफेयर नहीं करती थी। मेरी माता जी बताया करती थी कि सासों का एक प्रिय खेल था कि बहू को बेटे से न मिलने दें, क्योंकि बेटा कमज़ोर हो जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। तो मुझे आश्चर्य होता है कि वो शादी की किस लिए। नहीं पता बेटा, शादी इसलिए की कि एक नौकरानी आ जाएगी, घर में झाड़ू पोंछा करेगी, काम करेगी। पहले मेड रखने का रिवाज नहीं था, होती ही नहीं थी, होती भी थी तो टहलुए की तरह होती थी। टहलुए होते थे गांव में, जिन्हें यजमानी प्रथा के अंतर्गत कहा जाता था, कामगार। जो शब्द कहा जाता था वो मैं नहीं कहूँगा, आज वो शब्द अपमानजनक है, तो वही उन्हें बोला जाता था। तो वो एक पूरा समुदाय होता था, तो वो कुछ काम कर दिया करते थे, जैसे पैरों में तेल वेल लगाना और मालिश वालिश करना, सर की चंपी एम्पी करना। कुछ खास जातियां थीं, ये सब यही काम किया करती थी। इसके बदले में उन्हें कुछ अनाज वनाज मिल जाता था, लेकिन रेगुलर मेड नहीं होती थी कोई। तो बहू आ गई तो मेड आ गई, काम वाली आ गई 24 घंटे की, तो बेटे के साथ इन्वॉल्व होगी तो बेटा बस में हो जाएगा ज़्यादा, तो बेटा पक्ष लेने लगेगा, कहेगा इतना काम मत करवाओ। तो माँ जो है वो इतने हथकंडे खेलती थी, इतने शतरंज की बाजियां खेलती थी, और इसीलिए सास बहू का संघर्ष सदैव रहा करता था। आजकल क्यों होता है मेरी समझ के बाहर होता, अब भी है। आजकल क्यों होता है, फिर भी क्यों होता है, मुझे जहाँ तक समझ में आया है कारण यही है कि सासें यही चाहती हैं कि उनको एक मुफ्त की नौकरानी मिले। हालांकि आज नौकरानियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन मुफ्त की नौकरानी मिले, अगर वो पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल है, तो उनकी आंख में गड़ती है अगर वो स्वयं हाउसवाइफ रही हैं। उन्हें तो और प्यार से बहू को स्वागत करना चाहिए और उसका केयर करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि वो नई पीढ़ी की है तो कुछ तो उसमें अंतर होगा, लेकिन नहीं होता है। प्रायः घरों में इसी बात के झगड़े, इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली बनती हैं। सोशलॉजी की स्टडी बता रहा हूँ। आज तो आसपास स्टडी के लिए कोई फैमिली नहीं है मेरे पास। मैं समझता हूँ, मैंने कई बार ये बात कही हुई है कि मेरे घर की महिलाएं क्या एम्पावर्ड नहीं हैं? ठीक है, मेरी पत्नी नौकरी नहीं करती तो क्या वो एम्पावर्ड नहीं है? या मेरी बहुएं डॉक्टर और इंजीनियर हैं, एम्पावर्ड जिन्हें कहते हैं वो हैं, तो क्या सास ससुर का सम्मान नहीं करती? क्या बच्चों की केयर नहीं करती? क्या हस्बैंड की देखभाल नहीं करती ठीक से? सब करती। मेरे छोटे भाई की पत्नी पहले दिन से ही उत्कर्ष एकेडमी संभाल रही हैं, और कई एनजीओ में और कई जगह पर कानपुर रत्न का पुरस्कार भी मिला उन्हें। लेकिन घर में अगर मैं जाऊंगा
तो मेरे लिए चाय या भोजन वही बनाएंगे। इतनी नौकरों की फौज है वहाँ, इतने सारे हैं, 20-25 तो होंगे ही होंगे टोटल। लेकिन मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, छोटे भाई और उनकी पत्नी तो हमारे लिए बच्चों जैसे हैं। हम लोग उनसे 10-10 साल बड़े हैं। तो वो क्या एम्पावर्ड नहीं? क्या जेठ जेठानी की परवाह करने से, सास ससुर की केयर करने से क्या कोई एम्पावर्ड नहीं रहती वुमन? ये बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं आज की पीढ़ी में। दोष पुरुष का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुरुष ने जब स्त्री को वैल्यू नहीं दी तो ही स्त्री ने छटपटा के एक क्रांतिकारी अंगड़ाई ली और उठ खड़ी हुई। जब जब सप्रेशन होगा किसी क्लास का, तो क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ बनेगा। हालांकि महिलाओं के बारे में ये बात पूरी तरह लागू नहीं है। पुरुषों के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जो पूरी पुरुष जाति के खिलाफ हो। हाँ हाँ, वो विमेंस लिव आंदोलन पुरुष पुरुष जाति के खिलाफ नहीं था। महिलाएं अपने पति तक के खिलाफ तो आंदोलन नहीं कर पाई। क्या बात करते हैं। मैं शुरू से उसे वॉच कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। यह आंदोलन पुरुष के दंभ के खिलाफ था, मेल शोविनिज्म के खिलाफ, अपने अपने मेल के खिलाफ नहीं था। हाँ, उनकी बात अलग है जो तलाकशुदा थी, ब्रेकअप शुदा थी, सेपरेटेड थी, विडोज थी, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल जो परिवार में महिलाएं थी, वो एक आध साल में उन्हें समझ में आ गया कि पढ़े लिखे होना, क्रांतिकारी होना अलग बात है, और विमेंस लिब में शामिल होकर पति को खो देना एक और बात है। फिलहाल आज मेरा यही कहना है। दीपावली है, धन लक्ष्मी का त्योहार है। धन लक्ष्मी बरकत तभी होती है जब आप एक प्रण कर लें कि आप उधार नहीं लेंगे, क्रेडिट कार्ड से परचेज नहीं करेंगे, डेबिट कार्ड से करिए। ईएमआई की चिंता नहीं रहेगी, ईएमआई से खरीद मत करिए। आप कहें कहाँ की पुरानी बातें बुढ़ऊ कर रहे हैं बैठ के, आज के ज़माने में ये सब होता है। बेटा, बुढ़ऊ तुमसे ज़्यादा मॉडर्न है मैं। तुम लोग जितना सोच सकते हो मॉडर्निटी, उससे ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न मैं हूँ, और मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है क्रेडिट कार्ड के झमेले में फंसे हुए लोगों को सुसाइड करते देखा है मैंने। उधार के दलदल में फंसे हुए लोगों को फिर उधार और फिर उधार और फिर डेट ट्रैप में फंसे हुए देखा। ट्रैप है ये बहुत बड़ा। उधार एक बड़ी विचित्र कला है। जब कोई मुझसे उधार मांगता है और मैं नहीं देना चाहता, मेरा उसूल है ना मैं लेता हूं ना देता हूं। जब मैं नहीं देता तो अचानक मुझे उसके सामने दीन हो जाना पड़ता है, जबकि दीन तो वो है, मांग वो रहा है कि भाई साहब 20,000 का इंतजाम कर देते, 50,000 का इंतजाम कर देते, तो मांग तो वो रहा है ना। लेकिन मुझे चूंकि मना करना है, तो मैं अचानक अपनी अर्थव्यवस्था और बैलेंस शीट दिखाने लगता हूं। अरे भाई आजकल बड़ी कमी चल रही है, आजकल तो भाई बड़ा ऐसा एडमिशन नहीं हो रहे, आजकल ये हो रहा है। मतलब मैं दीन हो रहा हूं उसके सामने। क्यों हो रहा हूं? वाई वाई शुड आई? भाई जब मेरा उसूल है ना मैं लेता हूं ना देता हूं, तो मैं दीन नहीं होता किसी के सामने। किसी ने मांगा तो अरे भाई अब मजबूरी है, नहीं दे सकते, ये नहीं बने, वो चार बातें सुना के चले हैं। बनते तो बहुत बड़े हैं, ऐसा शान शौकत से रहते हैं, इनके पास 20,000 रुपये नहीं है। हाँ है, दूंगा नहीं, पक्की बात है, नहीं दूंगा, लूंगा भी नहीं। व्यापारी लोग बहुत पीछे पड़े रहते थे, सब जानते थे कि ये एक ऐसे अधिकारी हैं जो पेमेंट हमेशा करते हैं, टाइम पे करते हैं, मतलब तुरंत करते हैं। कभी ये नहीं है कि आ जाएंगे पैसे और बाद में हजम कर गए। अधिकारियों की आदत होती है। तो वो अपनी तरफ से चीज़ें दिखाने में लगे रहते हैं, सर ये चीज़ और आई है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए। एक बार मैं अलीगढ़ में रेलवे रोड पर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट खरीदने गया, उन्होंने दिखाया, फिर उनका एक कॉल रिकॉर्डर है, ऑटो आंसरिंग मशीन है, वो 5,500 का है। नॉर्मल टेलीफोन 500 रुपये का था। बोले सर लेते जाइए, पैसे क्या आ ही जाएंगे, हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते। मैंने कहा नहीं, लेकिन पसंद आ गया है, जिस दिन जेब में पैसे होंगे ले जाऊंगा, अगर दुकान में होगा तो
नहीं हुआ तो इंतज़ार कर लूँगा। 3-4 महीने बाद पैसे हुए, गया ले आया जाके। लूँगा तभी जब जेब में पैसे होंगे, जब मैं चुका सकता हूँ, अन्यथा नहीं। मेरे एक परिचित दीपावली पर, ये शिक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक परिचित ग्रेटर नोएडा में मकान खरीदने के लिए इच्छुक थे और जा रहे थे, मुझे साथ ले गए। मैं गया, कोई बात नहीं। अब बार बार प्रॉपर्टी डीलर मुझे टारगेट कर रहा था, उसे पता था ये तो खरीद ही रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास इतने करोड़ रुपए नहीं हैं, आप मुझे दोबारा अनावश्यक अप्रोच मत करिए, मुझे पटाने का प्रयास मत करिए, 2 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा, दैट्स ऑल। और ये कहने मुझे कोई संकोच भी नहीं कि मेरे पास नहीं है। वह साहब क्यों नहीं, अरे साहब आपके पास, अरे साहब आप तो इतने बड़े अफसर हैं, अरे साहब नीली बत्ती, अरे साहब ये। मैंने कहा अरे साहब छोड़िए, मेरे पास नहीं है। आप इनसे बात करिए जो खरीद रहे हैं, मेरे पास नहीं है। और दोबारा मैं आपसे बिना मतलब के कन्वेंसिंग पसंद नहीं करूँगा कि आप ये कमरा दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मुझे, ये डेकोरेटेड है, ये वो एक फ्लैट रखते हैं ना सजा हुआ प्रभावित करने के लिए। मैंने कहा ये सब मुझे मत दिखाइए, आई कैन नॉट परचेज, दैट्स ऑल। मेरे माइंड में था ही नहीं कि मैं इतना पैसा क्यों लगाऊंगा। कुछ लोग मकान बड़ा खरीदते हैं और खाली रखते हैं, ढंग के सोफे भी नहीं होते, ढंग के बेड भी नहीं होते। मैं ढंग के सोफे और ढंग के बेड रखना पसंद करता हूँ, मकान छोटा पसंद करता हूँ। छोटा मकान हो, जो पैसे बचे उनसे सुंदर फर्नीचर और अपनी खूबसूरत चीज़ें सजाने के लिए वो लगाऊंगा। और सजाने का शौक इतना है कई बार जगह कम पड़ जाती है, वो मंजूर है मुझे। लेकिन कुछ लोग ताजमहल बनवा लेते हैं, तो शान और शौकत तो मकबरों की बहुत देखी है हमने। घर बनवाना है, मकबरा नहीं। विस्तार फैला हुआ है, पता लगा शाहजहां मुमताज सो रहे हैं, 2 जगह सो रहे हैं, ऊपर भी सो रहे हैं, नीचे भी सो रहे हैं। जीते जी बादशाह अपना मकबरा बनवा जाते थे। बेटों भरोसा नहीं होता था, पता नहीं नामाकुल बनवाएगा भी कि नहीं मकबरा, खुद ही बनवा लो, जिस दिन लगेगा लेट जाएंगे जाके। अकबर महान ने बनवाया कि नहीं, सिकंदरा पहले ही बनवा लिया। मकबरा बनवा लो भैया, और कुछ बनवाओ चाहे ना बनवाओ, मरना तय है। कितना दूरदर्शी सम्राट, मरना तय है, मकबरा बनवा लो, बाकी तो फतेहपुर सीकरी अपना है ही है, मकबरा बनवा लो, लेटने की देरी है। बड़ी दूरदर्शिता थी। तो मकान मकान लगे, मकबरा तो न लगे। मैंने एक बार देखा कि मतलब मुझे एक फीलिंग आ रही थी उस घर में, 1000 गज में घर बना हुआ, मुझे फीलिंग आ रही जैसे अक्षरधाम में जा रहा हूँ। ये इधर कंगूरे उधर कंगूरे, और वो फव्वारे, और वो बीच में ये, भाई कमाल है, पैसा है, गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, फलाना ढिमाका, पैसा है तो उसका उपयोग भी अच्छा किया, दैट्स गुड, इंसान करना चाहिए। जब आपके पास पैसा है तो उसको खूब करिए, लेकिन उधार लेके मत करिए। और घर जब बने तो उसके अंदर जीवंतता हो, किलकारियां हो बच्चों की, पत्नी का स्नेह हो, पति का प्यार हो, अतिथि अभ्यागत का स्वागत हो। मकबरा ना हो जहां पर एक सन्नाटा पसरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लक्ष्मी के त्योहार पर लक्ष्मी जी के बारे में ही मैंने आपको कुछ बताया। लक्ष्मी तभी मेहरबान होती हैं जब आप सरस्वती पुत्र होते हैं। लोग कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी का बैर है, बिल्कुल नहीं। आप जो भी पैसा कमाते हैं बुद्धि से कमाते हैं। आप व्यापारी हैं, अनपढ़ व्यापारी हों आप, लेकिन पैसा बुद्धि से कमाते हैं, और बुद्धि का मतलब सरस्वती, और प्रेरक हैं सरस्वती माँ। और जो हमारे शरीर में शक्ति मिलती है वो माँ दुर्गा से मिलती है, उनके 9 रूपों से मिलती है। ये सभी देवियां तभी मेहरबान होती हैं। स्त्री कब मेहरबान होगी? जब आप स्त्री जाति को सम्मान करेंगे। बुरी निगाह से मत देखिए लड़कियों को, महिलाओं को, उन्हें भोग्या मत समझिए, पूज्या समझिए। अरे यार, पूज्या ना समझिए, कम से कम उन्हें सताइए तो मत, गंदी निगाह तो मत डालिए। एक बसों में लिखा देखते थे, अक्सर लिखा होता था, अब चूंकि मैं सेल्स टैक्स में रहा, रोड पे बहुत चेकिंग की है, ट्रकों पे भी लिखा रहता था, जिसने भी डाली बुरी नज़र डाली। भाई काहे को बुरी नज़र डाली?
एक बार बड़ी मज़े की बात हुई मेरे साथ, एक मेरे सहयोगी थे, हम लोग चेकिंग कर रहे थे। एक ट्रक पे लिखा था बुरी नज़र वाले तेरे मुंह काला। मेरे सहयोगी बड़े मजाकिया थे, बोले अरे बुरी नज़र डालेंगे तो तेरे पे क्यों डालेंगे, मोटा भद्दा ट्रक कहीं का। अरे नज़र डालेंगे तो खूबसूरत सी छोटी सी किसी कार पे डालेंगे। उस जमाने में मारुति बड़ी सुंदर कारें हुआ करती थी। अगर डालेंगे भी तो मारुति पे डालेंगे, ट्रक पे क्यों डालेंगे। बोले क्यों डॉक्टर साहब, सही बात है ना। मैंने कहा नहीं, बुरी नज़र डालेंगे ही नहीं, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर सुंदर सी कार भी जा रही है तो मेरे मन से दुआ ही निकलती है। मैं नहीं भी खरीद सकता हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि जल के अंदर से मेरे पास तो है नहीं, अभी जाएगा, अभी देखना भिड़ा देगा कहीं जाके गाड़ी। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। यार कैसी सोच है भाई, बुरी नज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं है किसी पर भी। तो स्त्री स्वरूपा जो शक्तियां हैं, देवियां हैं, आप उनसे लाभ लेना चाहते हैं तो ये चंदन पानी से काम नहीं चलेगा। ये सब जो पूजा विधि है इससे काम नहीं चलेगा। हवन यज्ञ से काम नहीं चलेगा। जप माला छापा तिलक सरे नए को काम। जब तक आप स्त्री जाति का सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप उनकी पूजा अर्चना करने में लग जाएं। सिंपल सी बात, अगर आप अपमान नहीं करेंगे महाराज पुरुष देव, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। स्त्री का अपमान न करें, उसका सम्मान हो गया, बाकी वो खुद ही देख लेगी। अनावश्यक उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए खड़े होकर सीट न दें, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मेहरबानी करके ये बाहें फुला के ना खड़े हों, जिससे कि जब वो निकले आपके अगल बगल से तो उसके शरीर के कोमल अंगों को आप स्पर्श का आनंद लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये निहायत ही निहायत ही निहायत ही नीचता है उन लोगों की जो ऐसे करके खड़े होते हैं बसों में, ट्रेनों में, जिससे कि स्त्रियों के, लड़कियों के अंग उनसे स्पर्श हो जाए। ये अत्यंत नीच कर्म है। आप खड़े होकर सीट न दें, लेकिन आप माँ बहन की गाली न दें। बारीकी से आप देखिए, आप कॉमा फुल स्टॉप की तरह गालियां इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स की तरह, लेकिन इन गालियों में आप किसी की माँ को, किसी की बहन को आप यौन संबंध स्थापित ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। आप बलात्कार करने के लिए उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप करेंगे। तो यही स्त्री का सम्मान है। ऊपर से आप बसंत पंचमी, सरस्वती की पूजा, नवरात्रि में कंजकें खिलाएंगे और उसको जो है दीपावली को लक्ष्मी की पूजा करेंगे। ऐसे लोगों को धिक्कार है। तो जिस्ट ये है, देवियां सभी मेहरबान होंगी यदि आप स्त्री को अपमानित नहीं करेंगे, स्त्री का मजाक नहीं बनाएंगे, स्त्री को काउंटर पार्ट समझेंगे। आप उसके बिना अधूरे, वो आपके बिना अधूरी, ठीक है। और जब भी कभी आप नारी के स्वरूपों के सोचें तो 3 स्वरूप नहीं, 5 स्वरूप सोचिए। माँ, बेटी, बहन तो सब सोचते हैं, लेकिन पत्नी और बहू के रूप में भी सोचिए। संयुक्त परिवार इसीलिए विखंडित हो गए कि बहू को तो हमने कभी कुछ समझा ही नहीं। यही सबसे बड़ी कमी। थैंक यू।